सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं कि हमने कल जो सेक्शन 7 है वो कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 7 में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का। और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सेक्शन 8 पढ़ाऊंगा। सेक्शन 8 जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का है, जिसमें हम लोग कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की बात करेंगे। एज वेल एज दोस्तों, जो भी कंपोजिट और मिक्स सप्लाई वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन भी आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी सर्कुलर है, नोटिफिकेशंस हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए तैयार हो जाइएगा। ये सारे नोट्स आप लोगों को कॉपी में लिखने हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर इसके बाद अगर आपको हमारा क्लासेस देखना है, आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारी जो ऐप है अमित खांडल क्लासेस, वहां से इसको देख पाएंगे। राइट, वहां पर आपको इसका पूरा का पूरा एक्सेस मिल जाएगा दोस्तों। एंड यू कैन वॉच ऑन लैपटॉप एज वेल एज मोबाइल, दोनों पर देख पाओगे। जैसा आपको मन करे आप देख सकते हो। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब। इसके बाद का सारा क्लासेस का एक्सेस आपको हमारी ऐप पर मिलेगा। तो अभी तक मैं आपको बता दूं भाई, सेक्शन 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 7 के जितने भी क्वेश्चन है, सेक्शन 7 के जितने भी क्वेश्चन है, वो सब भी दोस्तों मैंने आप लोगों को यहां पर कंप्लीट करवा दिए हैं। चलो, तो आज हम लोग सेक्शन 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा सेक्शन 8 है दैट इज इन रिलेशन टू कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो आज हम कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में बात करेंगे कि भाई ये कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या चीज होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस में कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आप लोग जो है अपना कॉपी, कॉन्सेप्ट रजिस्टर जो भी आपके पास है वो निकाल लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को ये सारी चीजें कंप्लीट करवा सकूं। तो आज हम लोग सेक्शन 8 के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज आवर सेक्शन 8? सेक्शन 8 है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का। भाई ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होती है, ठीक है, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होती है। सेक्शन 8 में लिखा है दोस्तों क्या होता है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात क्या होती है दोस्तों कि जब हम कोई भी सप्लाई करते हैं, जब हम कोई भी सप्लाई करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक एलिमेंट के साथ में दूसरा वाला एलिमेंट भी इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब यू कैन से कि हम एक पूरा का पूरा बास्केट, जैसे उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ सर्विस हो सकते हैं, एलिमेंट ऑफ गुड्स हो सकते हैं, एक सर्विस हो सकती है, एक से ज्यादा सर्विसेज का एक पूरा का पूरा कंबाइंड जो बास्केट है वो यहां पर हो सकता है। तो कंपोजिट सप्लाई का जो डेफिनेशन है वो आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में दिया गया है। कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है टू और मोर सप्लाई, दो या दो से ज्यादा सप्लाई अगर किसी बंडल में दी जा रही है। बंडल का मतलब होता है भाई साहब, बंडल का मतलब क्या होता है कि एक पूरा ग्रुप में दी जा रही है, और अगर वो बंडल नेचुरल है, मतलब वो एक नेचुरल सिस्टम है दोस्तों मार्केट का, है ना, जिसमें आप लोगों को मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो बात बहुत जल्दी से समझ में आएगी। जैसे मिस्टर ए ने मान लीजिए एंटर किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया एक्स वाई जेड लिमिटेड के साथ, ठीक है। किस बात का एग्रीमेंट था ये? सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स पैक विथ डिजाइनर बॉक्सेस। तो यहां पर हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स का सप्लाई कर रहे हैं, और वो भी पैक विथ डिजाइनर बॉक्सेस। अब क्या होता है भाई, जब आप कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने जाते हो तो आपने जो गारमेंट्स परचेज किया वो एक बहुत ही शानदार, एक आप कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव पैकिंग के अंदर होता है, राइट। अच्छा, साथ में क्या होता है कि उसका इंश्योरेंस भी होता है। इन ट्रांजिट वो जहां से आएगा वो इंश्योर्ड होकर आता है। तो देखा जाए तो इसके अंदर आप जो पैसा दे रहे हो दैट इज नॉट ओनली फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, साथ में जो डिजाइनर बॉक्स है उसका भी पैसा दे रहे हो। रास्ते में जो ट्रांजिट या इंश्योरेंस का खर्चा है वो भी आपकी प्राइस में इंक्लूडेड है। तो प्रॉब्लम इज दैट कि इसमें तो गुड्स भी इन्वॉल्व है और इसमें तो सर्विस भी इन्वॉल्व है। तो हम इसे क्या माने? बिकॉज गुड्स का रेट ऑफ जीएसटी अलग होता है, सर्विस का रेट ऑफ जीएसटी अलग होता है, तो हम इसको क्या माने? तो दोस्तों, जब भी इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिले,
जिसमें एक से ज्यादा सप्लाई अगर आपको देखने को मिले, तो अगर वो आपको नेचुरल बंडल लगता है। अब आप बोलोगे सर ये नेचुरल बंडल का क्या मतलब है? नेचुरल बंडल का मतलब होता है दोस्तों, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई भी बंडल अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर बनाया गया है, इट इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो हम उसको नेचुरल बंडल बोलते हैं। और दोस्तों जब नेचुरल बंडल वाली बात आती है तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, नेचुरल बंडल के अंदर क्या होता है कि वन इज प्रिंसिपल सप्लाई। आपको क्या करना पड़ता है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपको देखने होते हैं, और उन सभी एलिमेंट्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें डोमिनेटिंग कौन सा है, उसके अंदर डोमिनेटिंग कौन सा है। डोमिनेटिंग मतलब अगर जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, डोमिनेटिंग का मतलब ये होता है कि उसमें मेन कौन सा दिख रहा है आपको। मतलब जैसे सपोज करो आप रेडीमेड गारमेंट्स खरीद रहे हो, तो आप उसमें रेडीमेड गारमेंट्स भी एक गुड्स है, साथ में इन ट्रांजिट इंश्योरेंस का भी पैसा जुड़ा हुआ है, तो आप कौन सा मानोगे उसको? आप उसको रेडीमेड गारमेंट्स मानोगे, क्योंकि जो बाकी के काम हुए हैं वो इन कंजक्शन है, मतलब वो एक सपोर्टिव है, साथ में देना पड़ेगा। और ये नॉर्मली या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। जब हम कोई भी गारमेंट्स परचेज करने जाएंगे, हम कोई भी परचेजिंग करेंगे तो पैकिंग में ही मिलेगा आपको, राइट? उसका जो भी इंश्योरेंस वगैरह है वो उसमें इंक्लूड रहेगा। तो जब आपके सामने ऐसा कोई भी बंडल नजर आता है जिसमें वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सर्विस और गुड्स आर इन्वॉल्व, तो आप उसमें ये देखो कि भाई प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है। जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो आप मानो। तो यहां पर आपको प्रिंसिपल जो नजर आता है वो आता है सप्लाई ऑफ गुड्स, वो आपको सप्लाई ऑफ गुड्स नजर आता है, राइट? ऐसे ही दोस्तों एक सेकंड एग्जांपल और है कि कोई कंज्यूमर है वो टीवी सेट बाय करता है, टीवी सेट अलोंग विद वारंटी एंड मेंटेनेंस चार्ज। जब आप कोई टीवी खरीद के लाते हो दोस्तों, तो टीवी के साथ में वारंटी आती है, 1 साल 2 साल जो भी कंपनी देती है, तो वो इंक्लूड होती है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने टीवी खरीदा तो क्या आपको फ्री वारंटी मिलता है? देखो फ्री व्री कुछ नहीं होता। आप जब टीवी खरीदोगे, टीवी परचेस करोगे, तो जो वारंटी का चार्ज होता है, जो वारंटी का चार्ज होता है वो पहले से दोस्तों उसमें इंक्लूड होता है ना? तो मुझे एक बात बताओ, आपने टीवी खरीदा तो क्या आप कंपनी से ऐसा बोलोगे कि भाई मुझे वारंटी नहीं चाहिए, वारंटी का पैसा कम कर दो? भाई साहब वो वारंटी आपको लेना ही पड़ेगा, इट इज ए कंडीशन ऑफ सेल, और इट इज ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों ये एक ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, वो जब आप परचेस करते हो दोस्तों, तो साथ में दोस्तों आप लोगों को वारंटी चार्जेस भी देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है उसका। तो मुझे बताओ दोस्तों, यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या होगा? यहां पर आप प्रिंसिपल सप्लाई किसको मानोगे? मुझे बताओ, आप यहां पर प्रिंसिपल सप्लाई किसको मानोगे? ये नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो यहां पर दोस्तों जो हमारा प्रिंसिपल सप्लाई है वो टीवी माना जाएगा। वारंटी और मेंटेनेंस को हम एंसिलरी पार्ट मानेंगे, वो हमारा एक तरह से एंसिलरी पार्ट होगा दोस्तों, उसे हम लोग एंसिलरी पार्ट बोलेंगे, वो एंसिलरी है। जो टीवी है ना वो हमारा प्रिंसिपल सप्लाई है, उसको हम लोग प्रिंसिपल सप्लाई बोलेंगे, राइट? ट्रैवल टिकट, दोस्तों ट्रैवल टिकट की अगर हम बात करें, वन मोर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि हमारा काम मेंटेनेंस नहीं था, हमारा मेन काम तो टीवी खरीदना था, तो प्रिंसिपल पार्ट टीवी है, तो टीवी उसको आप टीवी वाला रेट लगाओगे। टीवी पर अगर जीएसटी 18% है तो पूरे अमाउंट पर 18% लगेगा। वन मोर एग्जांपल, ट्रैवल टिकट, सपोज करो आपको मुंबई से दिल्ली यात्रा करना है, ट्रैवल करना है, राइट? जब आप मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करोगे दोस्तों, तो आपको जो आने जाने का किराया है, रेंट है, वो तो उसमें इंक्लूड होता ही है। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो या आपका ट्रेन का कोई अच्छा वाला आपने क्लास का टिकट खरीदा है, तो उसमें कई बार फूड इंक्लूड होता है, उसमें जो फूड होता है वो इंक्लूड होता है। और जब आप प्लेन में यात्रा कर रहे होते हो या ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हो, ऐसा हर फ्लाइट में या हर ट्रेन में नहीं होता है, जो स्पेशल ट्रेन और फ्लाइट्स होती है उनमें होता है, तो उसमें खाना इंक्लूड होता है दोस्तों। अब प्रॉब्लम इज दैट कि आपने जो पैसा दिया है वो तो हवाई यात्रा का दिया है, वो तो आपने ट्रेन की यात्रा का दिया है, लेकिन उसमें आपको जो खाना है, फूड है, मील है, वो दिया जा रहा है। तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम इसको क्या माने, हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माने या हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माने, आखिर में हम इसको माने क्या? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं
कि वहां पर आपको इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, उसमें ऑन बोर्ड जो आपको खाना दिया जाएगा वो भी इंक्लूड है, उसमें जो एयरपोर्ट लॉन्च होता है उसकी सर्विस आपको दी जाएगी, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आप इसमें ये देखो कि ये नेचुरल बंडल है क्या? बिल्कुल दोस्तों ये नेचुरल बंडल है। व्हाई इट इज नेचुरल बंडल? हम इसको नेचुरल बंडल क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? हम इसको नेचुरल बंडल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस, ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस। जब आप हवाई यात्रा करोगे तो साथ में जो एंसिलरी चीजें हैं वो आपको मिलेंगी मिलेंगी। तो हम इसको क्या मानेंगे भाई? हम इसको ट्रेवल वाला सर्विस मानेंगे। इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। और पूरे अमाउंट पर दोस्तों, जो पूरा का पूरा अमाउंट है उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सप्लाई ऑफ सर्विस, अकॉर्डिंग टू सप्लाई ऑफ सर्विस। जो भी हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको ऐसे मानकर चलना पड़ेगा। तो ये वाली बात समझ में आई आपको? यस। फोर्थ, वन मोर एग्जांपल, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड रेजिडेंशियल सर्विसेज आर क्लासिक एग्जांपल। अब जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठेका होता है दोस्तों। अब ठेके में क्या होता है? ठेके में क्या होता है? जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व होता है और उसमें सर्विस भी इन्वॉल्व होती है, राइट? तो जब गुड्स भी इन्वॉल्व है और सर्विस भी इन्वॉल्व है, दोनों चीजें इंक्लूड है। लेकिन यहां पर आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएंगी कि इन केस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने शेड्यूल नंबर 2 पढ़ा होगा, और शेड्यूल नंबर 2 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वहां पर आपको फूड भी मिलता है और आपको वहां पर एक सर्विस भी मिलती है। वहां पर आपको एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, गुड इवनिंग सर, मे आई हेल्प यू, मतलब आपको वहां पर एक एम्बियंस फील होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आइटम शेड्यूल नंबर 2 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, देखो वहां तो आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। अभी जैसे ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जांपल है तो इसको आपको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन शेड्यूल नंबर 2। और दोस्तों अगर शेड्यूल नंबर 2 ने इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना है तो आपको भी भाई साहब उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना ही पड़ेगा, है ना? ऐसे ही दोस्तों अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहां पर आप कैंडल लाइट डिनर करते हो भाई, तो उसे भी माय डियर फ्रेंड, उसे भी माय डियर फ्रेंड सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा, उसे हम गुड्स नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन शेड्यूल नंबर 2। बिकॉज वो पहले से शेड्यूल नंबर 2 में क्या होता है? मेंशन्ड होता है। इसके बाद वन मोर एग्जाम्पल, देखो ये सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोगों के टकरा सकते हैं, क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। जैसे प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और पैम्पलेट्स, आप कई बार पब्लिशर के पास जाते हो कि भाई मेरा बुक प्रिंट कर दो, है ना? अच्छा, पब्लिशर जो होता है, कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर वेयर फिजिकल इनपुट्स इंक्लूडिंग पेपर बिलोंग टू द प्रिंटर। सपोज करो आपकी बुक है, आप पब्लिशर हो और आप ही उसको पब्लिश करवाना चाहते हो, तो कंटेंट तो पब्लिशर दे देगा कि भाई मेरी किताब में ये मैटर है, लेकिन उसका जो छपाई का काम है, उसका जो प्रिंटिंग का काम है, साथ में जो पेपर लगेगा, सपोज करो वो सारा प्रिंटर का खुद का है, तो प्रिंटर आपको प्रिंट करने की सर्विस देता है, साथ में वो कागज भी आपको दे देता है और आप अपना सारा कंटेंट उसको दे देते हो। अब वो आपसे जब पैसा चार्ज करेगा तो वो प्रिंटिंग का भी चार्ज करेगा और साथ में पेपर का भी चार्ज करेगा, राइट? तो प्रॉब्लम इज दैट हम इसको क्या माने? अच्छा, नॉर्मली जब ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस की बात आती है तो दोस्तों ऐसा होता है, आप जब प्रिंटर से कार्ड प्रिंट करवाते हो या आप उससे डायरी प्रिंट करवाते हो तो उसका मेन काम तो प्रिंटिंग करना है, लेकिन जो मटेरियल है उसका सप्लाई भी वही आपको कर देता है। तो इट इज कंपोजिट सप्लाई, इट इज अ नेचुरल बंडल माय डियर फ्रेंड, इसको हम लोग नेचुरल बंडल बोलेंगे। और जब जब नेचुरल बंडल वाली बात आएगी ना, जब जब नेचुरल बंडल वाली बात आएगी तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, मतलब आपको उसे प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ दोस्तों, प्रिंटिंग के काम में यहां पर प्रिंटिंग का सर्विस प्रिंसिपल है या साथ में जो कागज दिया गया है, जो पेपर साथ में प्रिंटर ने आपको दिया है, उसको आप लोग सप्लाई मानोगे? मुझे जल्दी से जवाब दो, आप यहां पर सप्लाई किसे मानोगे? तो द आंसर इज दैट हम यहां पर सप्लाई किसको मानेंगे? तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, यहां पर दोस्तों ये जो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स है या ये जो पैम्पलेट है,
जो प्रिंटर आपको दे रहा है इसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो प्रिंटिंग की सर्विस देना है, ठीक है, तो इसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो कि बेसिकली प्रिंटेड एनवलप बेचता है, लेटर कार्ड बेचता है, प्रिंटेड बॉक्स बेचता है ना, उसका काम जो है ना मेन वो सामान बेचना है, प्रिंट चाहे आप कहीं से भी करवा लो। अब आपने उसको बोला यार ऐसे नहीं है, देखो सामान तो तुम मेरे को दे ही रहे हो, तुम ऐसे करो भाई इस पर प्रिंट भी करा के दे देना, ठीक है। तो भाई प्रिंटर ने सब काम कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहां पर आप क्या मानोगे? अच्छा, ऐसा होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपको न्यू ईयर पे न्यू डायरीज प्रिंट करवानी है, तो आप डायरी परचेज करने गए। अब आपने जिससे डायरी परचेज किया आपने उसी को बोल दिया कि भाई ऐसा कर ऐसा कर। डायरी परचेज करने के बाद आपने उसको सीधा ऐसे बोला कि ऐसा कर भाई, तू डायरी पर जो है ना मेरी फर्म का नाम प्रिंट करा दे। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, उसका मेन काम प्रिंट करवाना था या डायरी बेचना था? सर उसका मेन काम डायरी बेचना था। तो जब उसका मेन काम डायरी बेचना था तो आप इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे दोस्तों। हम इसको यहां पर सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोलेंगे। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, प्रोसेस ऑफ रीट्रीडिंग। अब आप बोलोगे सर ये रीट्रीडिंग क्या होता है? रीट्रीडिंग क्या होता है दोस्तों? ये सारे के सारे एग्जांपल कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनकर आपके सामने आएंगे। प्रोसेस ऑफ रीट्रीडिंग, प्रोसेस ऑफ रीट्रीडिंग क्या होता है दोस्तों? जो पुराने टायर होते हैं, बहुत सारी गाड़ीज में क्या होते हैं, पुराने टायर होते हैं, जैसे ट्रक वगैरह हो गया, बड़ी जो गाड़ियां होती है, छोटी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, जो बड़ी गाड़ियां होती है ट्रक वगैरह, इनमें जो बड़े बड़े टायर होते हैं, जब ये पुराने हो जाते हैं, जब ये काफी यूज कर लिए जाते हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि नया टायर खरीदो। आप क्या करवा सकते हो, अपना जो ओल्ड वाला टायर है वो आप, एक बंदा होता है जो टायर्स की रीट्रीडिंग करता है। रीट्रीडिंग का मतलब ये होता है कि वो आपसे पुराना टायर लेगा और उस पुराने टायर पर रबड़ का एक नया लेयर वो उसके ऊपर चढ़ा देता है। दैट इज कॉल्ड रीट्रीडिंग ऑफ टायर। छोटी गाड़ियों में नहीं होता है, बड़ी गाड़ियों में होता है। तो मुझे एक बात बताओ, टायर तो आपका है, आप अपना टायर लेकर वहां पर गए और आपने कहा भाई जरा मेरे टायर का रीट्रीडिंग करके दे दो। उसने आपको रीट्रीडिंग करके दे दिया, जो भी मटेरियल था सब काम उसने करके दिया। बोलो दोस्तों, उसका मेन काम गुड्स की सप्लाई करना है या सर्विस की? उसका मेन काम सर्विस की सप्लाई करना है। सो इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि वो आपको टायर नहीं बेच रहा। टायर आप अपना खुद लेकर गए हो, वो उस पर आपको केवल एक रबड़ का जो लेयर है वो लगाकर दे रहा है ना। तो दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। हम लोग इसको यहां पर दोस्तों सप्लाई ऑफ सर्विस, यहां पर हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानकर चलेंगे, राइट। लेकिन दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ये बताओ, when supply of retreated tire, when supply of retreated tire, where the old tire belong to the supplier of retreated tire। अगर मान लो मैं किसी दुकान पर जाऊं और मैं बोलूं कि भाई मुझे पुराना टायर दे दो, मेरे पास कोई टायर नहीं है। मैं किसी शॉप पर गया, मैंने कहा जी पुराना टायर बेचते हो? उसने बोला सर नया भी बेचते हैं पुराना भी बेचते हैं, आपको कौन सा चाहिए? मैंने कहा भाई नया वाला तो बहुत महंगा पड़ेगा, आप ऐसे करो मुझे कोई पुराना टायर जिसको आपने नया जैसा बनाया हो, मतलब रीट्रीडिंग कर दिया हो, वो दे दो। अब की बार दोस्तों मैं कोई टायर वहां पर नहीं लेकर गया। अच्छा बताओ, वो जो सामने वाला मुझे टायर सेल करेगा, तो अब वो मुझे सर्विस नहीं दे रहा, वो मुझे डायरेक्टली टायर सोल्ड कर रहा है। तो जब वो मुझे डायरेक्टली टायर सोल्ड करेगा तो एज पर लॉ दोस्तों हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। वन मोर एग्जांपल, जितने एग्जांपल करोगे बढ़िया है। लैपटॉप कैरी बैग के साथ मिलता है। जब हम लोग लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हमको बहुत मजा आता है कि भाई मुझे कैरी बैग भी चाहिए। अच्छा, चाहे हम 1 लाख का लैपटॉप ले लें दोस्तों, लेकिन कैरी बैग जरूर मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो हम बहुत ज्यादा जो है दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। तो मुझे बताओ दोस्तों, इसमें लैपटॉप भी आपको मिला है और कैरी बैग भी मिला है। अब वो लोग आपको बोलेंगे ऐसे कि अरे कैरी बैग फ्री है, कैरी बैग फ्री है। फ्री फ्री कुछ नहीं होता दोस्तों।
कैरी बैग साथ में मिलेगा ही मिलेगा आपको, और पैसा इंक्लूड होता है। अब मान लो कैरी बैग का रेट जो है जीएसटी 12% है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और लैपटॉप पर मान लो 18% है, तो अब आप इसको क्या मानोगे? आप तो 1 लाख का लैपटॉप लाए हो, तो आप इस पर 12% लगाओगे, 18% लगाओगे, और इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, इट इज इन ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या मानोगे आप उसको? तो दोस्तों सामने वाले का जो काम था वो लैपटॉप बेचना था या आपको कैरी बैग बेचना था? दोस्तों सामने वाले का जो ऑब्जेक्ट था वो लैपटॉप बेचना था। तो यहां पर जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो लैपटॉप है, तो हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, सप्लाई ऑफ लैपटॉप बोलेंगे। तो जो लैपटॉप वाला रेट है, सपोज लैपटॉप वाला रेट 18% है, तो पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर 18% यहां पर लग जाएगा दोस्तों, यहां पर 18% लग जाएगा। आप मेरी बात को मानकर चलो दोस्तों। इसके बाद ये हो गया हमारा कंपोजिट सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई को एक बार आप लोग यहां पर नोट कर लेंगे, और स्क्रीन को एक बार आप पॉज करके नोट करना। नोट करने से आपको बहुत फायदा रहेगा। कंपोजिट सप्लाई का मतलब टू और मोर सप्लाई, प्लस इट इज नेचुरली बंडल्ड सप्लाइड इन कंजक्शन, वन इज प्रिंसिपल सप्लाई। तो वो जो डोमिनेटिंग है वन इज प्रिंसिपल, दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ होल सप्लाई। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट करिएगा। फिर ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन को एक बार पॉज करके लिख लेना है ना। ये वाला भी आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको भी आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को मिक्स सप्लाई के बारे में बताऊंगा। जैसे कंपोजिट सप्लाई होती है ना दोस्तों, वैसे ही एक मिक्स सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट है। अब आप बोलोगे सर ये मिक्स सप्लाई क्या है? तो दोस्तों मिक्स सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 74। ये कॉन्सेप्ट हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 74 में बताया गया है, और इसमें पता है क्या बोला गया है मिक्स सप्लाई में, कि व्हेन टू और मोर सप्लाई, जब दो या दो से ज्यादा सप्लाई इन कंजक्शन फॉर सिंगल प्राइस, इन कंजक्शन विद सिंगल प्राइस, जब दो या दो से ज्यादा सप्लाई अगर किसी सिंगल प्राइस के कंजक्शन में की जाती है, सिंगल प्राइस मतलब एलिमेंट्स एक से ज्यादा हैं, इट मे बी पॉसिबल कि गुड्स एक से ज्यादा हो, इट मे बी पॉसिबल कि वहां सर्विस एक से ज्यादा हो, लेकिन ये सारा काम एक सिंगल प्राइस के अंदर किया जाता है, एक सिंगल प्राइस में किया जाता है। तो मुझे बताओ आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको कंपोजिट बोलोगे या आप इसको मिक्स बोलोगे? और ये कोई ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस भी नहीं है, इट इज नॉट इन द कोर्स ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस। ये आपका दोस्तों ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस भी नहीं है, ये एक तरह से आर्टिफिशियल बंडल है, मैं इसको आर्टिफिशियल बोलता हूं। ऐसा लॉ में वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन मैं ऐसा वर्ड यूज करता हूं कि जब कंपोजिट सप्लाई होती है तो वहां पर एक नेचुरल बंडल दिखता है, और जब मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन आता है तो वहां पर एक आर्टिफिशियल बंडल आपको नजर आता है। अच्छा, जब जब आपको कोई भी बंडल आर्टिफिशियल दिखता हो, सर हमें कैसे पता चलेगा? दोस्तों ये कोई ऊपर से भगवान का आकाशवाणी नहीं होगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और भगवान एकदम से प्रकट होकर बोलेंगे कि वत्स आप इसको कंपोजिट सप्लाई मान लो या मिक्स मान लो। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को पढ़ने से आपको ऐसा एक आइडिया लग जाएगा बेसिकली कि ये ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है या ये चलाकर बंडल बनाया गया है। तो दोस्तों जब आपका बंडल, अभी मैं इसके एग्जांपल भी दूंगा, जब आप बंडल को चलाकर बनाओगे, जब आप ऐसा शो करोगे कि भाई ये एक बंडल है, जबकि ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि आप एक ही सिंगल प्राइस वहां पर लगाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। तो जब आप ऐसा शो करोगे कि अरे भाई ये तो मैं आपको एज अ बंडल दे रहा हूं ताकि आपका जीएसटी कम लगे, तो मिक्स सप्लाई मानी जाती है। तो देखो भाई मिक्स सप्लाई का मतलब टू और मोर सप्लाई प्लस सप्लाई इन कंजक्शन फॉर सिंगल प्राइस प्लस सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई। अच्छा, आप लोग इसको दोस्तों कंपोजिट सप्लाई नहीं होगी तभी वो मिक्स सप्लाई होगी। तो मिक्स सप्लाई का मतलब है टू और मोर सप्लाई shall be treated as supply of that particular which attracts the highest rate of tax। दोस्तों आपको यहां पर अगर दो या दो से ज्यादा सप्लाई का बंडल नजर आता है, वेरियस एलिमेंट्स अगर आपको नजर आते हैं, तो अगर वो कंपोजिट नहीं है,
अगर वो ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको नहीं दिखता है तो भाई साहब आप उसको मिक्स सप्लाई मान लेना और देखना कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके ऊपर हाईएस्ट रेट लग रही है। तो डिपार्टमेंट आपको ये बोलता है भाई अगर मान लो एक प्रोडक्ट उसमें 12% वाला है और एक प्रोडक्ट 18% वाला है एंड इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, इट इज अ मिक्स सप्लाई, इट इज अ आर्टिफिशियल बंडल। तो डिपार्टमेंट ऐसा बोलता है कि अच्छा हमको बंडल बना रहे भाई साहब, हम तुमको बंडल बनाएंगे। अब की बार हम ये नहीं देखेंगे कि उसमें प्रिंसिपल पार्ट क्या है, अब की बार नॉट मोदी सरकार दोस्तों, अब की बार हम ये देखेंगे कि उसमें हाईएस्ट रेट कौन सी वाली है। तो मुझे बताओ दोस्तों 12% और 18% में से हाईएस्ट रेट आपको कौन सी लग रही है? सर हमें हाईएस्ट रेट यहां पर 18% लग रही है। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट बंडल है, ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट बंडल है दोस्तों, इसके ऊपर हाईएस्ट वाली जो रेट है 18% वो लग जाएगी। क्योंकि जब जब मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पर हाईएस्ट जो रेट होती है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। मैं इसका एग्जांपल भी दिखाता हूं। जैसे एक एग्जांपल है सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक, ड्राई फ्रूट्स, एरिएटेड ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस। आपने देखा होगा कई बार फेस्टिवल ऑफर वगैरह आते हैं तो उसमें ऐसे एक बास्केट बना देते हैं जिसमें फूड स्वीट्स भी इंक्लूड होता है, चॉकलेट भी होता है, केक्स भी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, ऐसे पूरा एक बास्केट होता है। ठीक है, और उस पर एक सिंगल प्राइस मेंशन कर दिया जाता है, सपोज 2000। ऐसा आपने देखा होगा गिफ्ट पैक वगैरह। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ ये सारा सामान सेपरेटली सेल हो सकता है ना? और ये कोई ऐसा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, यहां पर आप सभी सामान को अलग अलग बेच सकते हो, उनका प्राइस भी अलग अलग है। फिर भी आपने बंडल बनाया, फिर भी आपने बंडल बनाया, तो हम इसको कंपोजिट तो नहीं बोलेंगे, हम तो इसको मिक्स बोलेंगे, है ना? ये नॉट नेचुरली बंडल्ड, इट इज आर्टिफिशियल बंडल। अब किसी प्रोडक्ट पर 10% है, किसी पर 12% है, मुझे बताओ आप कौन सा रेट लगाओगे? तो अगर मान लो सिंगल प्राइस है, सपोज फॉर एग्जांपल अगर 2000 का सिंगल प्राइस है, तो जो हाईएस्ट रेट है ना 18%, वो यहां पर लग जाएगा दोस्तों। यहां पर हाईएस्ट रेट जो 18% वाला है वो यहां पर लग जाएगा, है ना? वो हाईएस्ट जो रेट है ना वो यहां पर लग जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, सपोज करो दोस्तों कोई शॉपकीपर है, कोई शॉपकीपर है एंड वो जो शॉपकीपर है वो सेलिंग करता है स्टोरेज वाटर बॉटल्स अलोंग विद द रेफ्रिजरेटर। मतलब रेफ्रिजरेटर के साथ में जो स्टोरेज वाटर बॉटल है वो सप्लाई करता है। मतलब जैसे रेफ्रिजरेटर का रेट तो 28% है जीएसटी में फॉर एग्जांपल, और जो वाटर बॉटल है उसका 10% है। अब आपने टोटल रेफ्रिजरेटर 50,000 में दिया, साथ में पानी का बॉटल दिया, तो भाई साहब ये कोई नेचुरल बंडल थोड़ी है, ये कोई ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस में थोड़ी आता है। आप पागल बना रहे हो। तो डिपार्टमेंट बोलेगा ओहो इट इज अ मिक्स सप्लाई। अब बताओ दोस्तों जब जब मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वहां पर आप ट्रीटमेंट क्या करोगे? क्या आप वहां पर प्रिंसिपल सप्लाई को देखोगे? द आंसर इज नो। हम वहां पर प्रिंसिपल सप्लाई को नहीं देखेंगे, हम वहां पर ये देखेंगे भाई कि इसमें से हाईएस्ट रेट कौन सा वाला है। बोलो भाई हाईएस्ट रेट 10 वाला है या 28 है? 28 है, तो हम पूरे उस पूरे पैकेज पर 28% लगा देंगे। हम उस पूरे के पूरे पैकेज पर 28% लगा देंगे भाई, 28% लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, इसमें मेंशन नहीं है। जैसे सपोज करो आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट पर लेनी है, कोई बिल्डिंग है जो आपको रेंट पर लेनी है। अब वो बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है कि उसमें नीचे वाला पार्ट कमर्शियल है, ऊपर वाला पार्ट आपका रेजिडेंशियल है। अब जैसे आप मेरा एग्जांपल ले लो, सपोज करो मुझे कोचिंग क्लास चलाना है, तो मुझे किसी पॉश इलाके में जहाँ पर फेस टू फेस क्लास चले, अभी वैसे कोविड चल रहा है तो फेस टू फेस कम ही लग रहा है, फिर भी मान लो कोविड खत्म हो गया और मैंने कहा भाई ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे मैं ऊपर खुद रह लूँ और ताकि मैं 24 आवर्स रहूंगा तो मेरा घर तो ऊपर हो जाए, और नीचे वाला जो फ्लोर है वो मैं किसी को भाई साहब कोचिंग के लिए मैं किराए पर ले लूँ। अब मुझे एक बिल्डिंग पसंद आई मैंने उसके लैंड ओनर से, बिल्डिंग ओनर से ये पूछा कि सर मेरे को रेंट पर चाहिए, क्या रेंट लोगे? बोले जी पूरी बिल्डिंग का 1,50,000 पर मंथ। मैंने कहा जी ये तो बहुत ज्यादा है।
कि सर ये ज्यादा नहीं है, वो तो आप भले आधे में लग रहे हो, हम कम बता रहे हैं, वैसे तो 2 लाख रुपया रेंट है। मैंने कहा यार अलग अलग बता दो, कि ना जी ना, अलग अलग कुछ नहीं होता, 1.5 लाख का पूरा किराया है। ठीक है, मैंने एग्रीमेंट बना दिया। अब दोस्तों मैं उसमें रेजिडेंशियल यूज भी कर रहा हूं और मैं उसको कमर्शियल यूज भी कर रहा हूं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग रेजिडेंशियल यूज के लिए लेते हो, तो उसके ऊपर जीएसटी जो है वो नहीं लगता है, इट इज जीरो, इट इज एग्जेम्प्टेड। लेकिन जब आप कमर्शियल यूज के लिए लेते हो तो वहां जीएसटी लगता है, और वहां मान लो 18% रेट है जीएसटी का। अब मैंने सिंगल प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट किया 1,50,000 पर मंथ का। अब मुझे इसमें ये नहीं पता चल पा रहा कि भाई रेजिडेंशियल कितना है और कमर्शियल का किराया कितना है। तो एक बार क्या हुआ जी, हमारी क्लास में से बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे थे, है ना, क्लास पढ़कर जा रहे थे। तो रास्ते में उनको जीएसटी वाले मिल गए कि भाई कहाँ से आ रहे हो, कि जी हम तो वहां से आ रहे हैं। कि आपके यहाँ कोचिंग क्लास चलता है? बोले हाँ जी कोचिंग क्लास चलता है। बोले आपके सर का नाम? बोले ये है। बोले जी अभी मेरे से यही टॉपिक पढ़ के गए थे। पता है बच्चे इतने बदमाश हैं, उनको जीएसटी वाले को क्या बोलते हैं कि सर है ना कमर्शियल यूज भी कर रहे हैं और ऊपर रहते भी हैं। तो वो मेरे पास आए कि जी आपके स्टूडेंट बताया हमको, उनका नाम बताओ कौन स्टूडेंट है नालायक। अब नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मेरे से एग्रीमेंट मंगाया। अब एग्रीमेंट पढ़ते ही उनका दिमाग खराब हो गया कि भाई आप जीएसटी क्यों नहीं दे रहे हो इसके ऊपर। मैंने कहा जी मैं तो रेजिडेंशियल यूज कर रहा हूँ। कि नहीं नहीं हमें सब पता है आप कमर्शियल यूज भी कर रहे हो। अब दोस्तों बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसमें क्या माने। तो मुझे बताओ दोस्तों, आपको ये एग्जाम्पल कंपोजिट सप्लाई का लगता है या ये एग्जाम्पल आपको मिक्स सप्लाई का लगता है? दोस्तों ये कोई नेचुरल बंडल नहीं है। अगर उसका एग्रीमेंट अलग अलग किया जाता तो बेटर रहता। कमर्शियल वाले पे 0 लगता, रेजिडेंशियल वाले पर 18 लगता, लेकिन मैंने सिंगल प्राइस रखा। तो दोस्तों मुझे इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं अपने आप को टैक्स गुरु बोलता हूं, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। डिपार्टमेंट वालों ने बोला हम यहां पर सेक्शन 8 लगाएंगे, हम इसको मिक्स सप्लाई मानेंगे। और दोस्तों आपको पता है, जब वो लोग इसको मिक्स सप्लाई मानेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। बताओ क्या? मिक्स सप्लाई मानने से एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। बताओ क्या है वो नुकसान? मिक्स सप्लाई मानने से ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा? भाई साहब जहां 0 लगना चाहिए था वहां 0 नहीं लगेगा, बल्कि पूरे 1,50,000 पर 18% लग जाएगा, बिकॉज इट इज अ मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई के केस में भाई साहब हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होगी। तो यहां पर 0 लगेगा या 18% लगेगा? द आंसर इज दैट यहां पर 18% लगेगा। यहां पर दोस्तों 18% लगेगा। तो ये तो नुकसान की बात हो गई। तो कई बार क्या होता है कि कंप्लीट पैकेज में कुछ प्रोडक्ट 0 वाले हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट 12% वाले हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट 18 वाले हो सकते हैं। तो मुझे ये बताओ भाई, पूरे के पूरे पैकेज पर, ये जो कंप्लीट पैकेज है, यहां पर आप कौन सी रेट लगाओगे? 0, 12 या 18? हम भाई साहब पूरे के पूरे पैकेज पर 18% लगाएंगे। हम पूरे के पूरे पैकेज पर 18% लगाएंगे। ये समझ में आया आप लोगों को? तो एक बार आप लोग इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाता हूं। ये देखो मिक्स सप्लाई का, इसको आप पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, है ना। इसके बाद यहां से ये एग्जांपल भी आप एक बार नोट कर लो। अब ये सीबीआईसी के कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, है ना। ये सीबीआईसी के कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं। तो ये क्लैरिफिकेशन का मतलब सर्कुलर होता है, मतलब जो सेंट्रल बोर्ड है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स का, सीबीआईसी बोलते हैं इसको, उन्होंने कुछ यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। क्या है वो क्लैरिफिकेशन? इनको एक बार हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो एक बार ये सारे क्लैरिफिकेशंस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पहला है सर्विसिंग ऑफ कार इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स, गुड्स एंड लेबर, वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर शोन सेपरेटली। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ भाई, जब आप गाड़ी का सर्विस करवाने जाते हो तो उसमें क्या होता है दोस्तों? एक तो उनका सर्विस चार्ज होता है, वो बिल में अलग लिखा होता है। साथ में जो पार्ट्स वगैरह सेल होते हैं वो अमाउंट अलग लिखा होता है। तो मुझे बताओ यहां पर आप क्या करोगे? क्या आप सिंगल प्राइस लगाओगे? सिंगल प्राइस ना। भाई साहब जब बिल के अंदर प्राइस अलग अलग है, गुड्स का प्राइस अलग है, सर्विस का प्राइस अलग है, तो जो सर्विस वाला प्रोडक्ट है उस पर सर्विस का जीएसटी रेट लगेगा। जो गुड्स वाला प्रोडक्ट है उस पर गुड्स का जीएसटी रेट लगेगा। तो इन्होंने सर्कुलर में बोला कि इट इज टू बी चेक ऑन केस टू केस बेसिस।
तो केस टू केस का मतलब यही है कि अगर सेपरेट सेपरेट वैल्यू आपको मेंशन्ड है इनवाइस में, तो उन सेपरेट सेपरेट वैल्यू के ऊपर आपको सेपरेट सेपरेट रेट लगाना पड़ता है। कहीं 18 है तो 18 लगाना पड़ेगा, कहीं 0 है तो 0 लगाना पड़ेगा, कहीं 28 है तो 28 लगाना पड़ेगा, राइट। दूसरा, वेयर आर्ट वर्क सेंट बाई आर्टिस्ट टू गैलरी फॉर एग्जीबिशन इज सप्लाई, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। सपोज करो दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक बंदा है जयपुर का, ठीक है, जयपुर राजस्थान का। उसने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई, और जो पेंटिंग थी वो वास्तव में बहुत लाजवाब थी। अब ये क्या किया भाई, ये जो पेंटिंग थी वो इसने बनाई और एक दिल्ली के अंदर एग्जीबिशन लगने जा रही है, जहाँ पर जो गैलरी वगैरह होती है वहाँ एक एग्जीबिशन है। ये अपनी पेंटिंग को जयपुर से कहाँ लेकर जा रहा है, दिल्ली लेकर जा रहा है, और ये वहां पर उसको एग्जीबिशन के अंदर डिस्प्ले करेगा। अब वहां पर बहुत सारे व्यूअर्स आएंगे, जो मतलब जो विजिटर्स हैं वो आएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, कोई गारंटी तो नहीं है ना कि वो दिल्ली में सेल हो ही जाएगी, क्योंकि अभी तो आप केवल उसको लेकर गए हो, अभी तो आप उसको लेकर गए हो। तो क्या अगर मैं उसको जयपुर से, राजस्थान से दिल्ली लेकर जा रहा हूं, तो क्या उसे अभी सप्लाई मान लिया जाए? तो सीबीआईसी ने बोला कि भाई अभी नहीं मानेंगे, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई, क्योंकि आप जिस एग्जीबिशन में लेकर जा रहे हो वो कोई आपका ब्रांच भी नहीं है, वो कोई आपका डिपो भी नहीं है। अगर वो ब्रांच और डिपो होता और आप ही का स्टैब्लिशमेंट होता, जब तो चलो डिस्टिंक्ट पर्सन होता और हम उसको सप्लाई मानते। लेकिन अभी यहाँ पर कोई ब्रांच और डिपो ट्रांसफर भी नहीं है, स्टॉक ट्रांसफर भी नहीं है। दिल्ली में जब आप एग्जीबिशन में उसको लेकर जाओगे, और सपोज करो वहां पर कोई विजिटर आया और उसको पेंटिंग बहुत पसंद आ गई, और वो पेंटिंग को 5 लाख रुपए में खरीद के ले गया। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता, बताओ ये जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, ये 5-5 लाख रुपए देकर एक एक पेंटिंग खरीद लेते हैं, भाई ऐसा क्या है उसके अंदर? अब फालतू पैसे हैं भाई, खरीद लिया 5 लाख में। तो मुझे बताओ सप्लाई कब मानोगे? जब जयपुर से दिल्ली लेकर गए थे तब मानोगे, या जब दिल्ली में कस्टमर ने पैसा देकर उसको खरीद लिया तब मानोगे? तो सीबीआईसी का सर्कुलर ये कहता है कि जब आप उसको लेकर जा रहे हो, जब आप उसको लेकर जा रहे हो तब नहीं माना जाएगा। हाँ, जब दिल्ली में वो बिक जाएगा, किसी को पसंद आ जाएगा, सेल हो जाएगा, तब मानेंगे। तो अभी तो नहीं मानेंगे, लेकिन जब वो सेल होगा तब मानेंगे। चलो यहां तक भी बात समझ में आ गई। मैं आपसे एक स्टेप और आगे पूछता हूं। चलो जी, हमने इसको सप्लाई मान लिया, वेरी गुड, लेकिन मुझे इतना सा बताओ, ये जो सप्लाई है इसको आप इंट्रा बोलोगे या इंटर बोलोगे? सोच समझकर जवाब देना। आप इसको इंट्रा सप्लाई बोलोगे या इंटर सप्लाई बोलोगे? मुझे इसका जवाब सोच समझकर देना, मुझे इसका जवाब सोच समझकर देना। तो अगर एक ही स्टेट में देखो, एक तो होता है सप्लायर, है ना, एक तो होता है सप्लायर, और एक होती है प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट कहां पर है उससे मतलब नहीं होता है, दो चीजों से मतलब होता है। ये बात मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा। एक तो होता है सप्लायर और एक होती है प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट के हैं या एक ही यूटी के हैं, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में है या सेम यूटी में है, तब तो आप इसको बोलोगे इंट्रा, तब तो आप इसको इंट्रा बोलोगे। लेकिन अगर सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग डिफरेंट स्टेट के अंदर है, डिफरेंट स्टेट के अंदर है, अगर इफ इट इज अ मैटर ऑफ डिफरेंट स्टेट, तो हम इसको बोलेंगे दोस्तों इंटर, फिर हम इंटर बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आप जब सामान को दिल्ली लेकर गए तब तो वो सप्लाई नहीं है, लेकिन जब दिल्ली में किसी को पसंद आ जाएगा तब तो सप्लाई है। तो मुझे बताओ सप्लायर की लोकेशन कहां पर है? अच्छा, सप्लायर की लोकेशन वहां मानी जाएगी जहां वो रजिस्टर्ड है। बताओ वो रजिस्टर्ड कहां पर है? जयपुर में। तो सप्लायर कहां का हुआ? जयपुर का। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है? ये जो पेंटिंग है वो सेल कहां हो रही है? दिल्ली में। तो मुझे बताओ सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या डिफरेंट स्टेट में है? द आंसर इज यस। ये बात आपको मैं बहुत डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। यस, ये दोनों डिफरेंट स्टेट में है। तो दोस्तों जब ये दोनों डिफरेंट स्टेट में है तो इट वुड बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, और इसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी। जीएसटी एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। हाँ, लेकिन सप्लाई मानेंगे तब जब वो दिल्ली में बिकेगा। अगर नहीं बिका तो लौट के बुद्धू घर को आए, पेंटिंग वापस आ जाएगी।
तो यहां पर देख लो, नो इट इज ओनली व्हेन अ बायर सेलेक्ट अ पर्टिकुलर आर्ट वर्क डिस्प्ले एट द गैलरी then actual supply take place and applicable GST would be payable at the time of such supply। तो जब लेकर जाते हो तब नहीं माना जाता, जब वो चीज बायर को पसंद आ जाती है, जब वो चीज बायर को भा जाती है दोस्तों, तब हम लोग उसको सप्लाई मानते हैं, उससे पहले हम सप्लाई नहीं मानते। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? यस सर। फिर भी कोई डाउट कंफ्यूजन रहता है भाई, तो मेरा जो भी नंबर है मैंने आपको दे रखा है, पहले वाले लेक्चर में ही बताया था, आप मुझे वहां पर व्हाट्सएप करके अपना क्वेरी पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पर मेरे को जैसी क्वेरी दिखेगा मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ, टाइम नहीं है, तो जब भी मैं देखूंगा उसी टाइम रिप्लाई कर दूंगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ विद इन 24 आवर्स कर दूं, बल्कि जल्दी भी कर दूं, ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। ठीक है। थर्ड नंबर का सर्कुलर क्या कहता है, देखो। थर्ड नंबर का सर्कुलर क्या कहता है? वेदर कॉस्ट पेट्रोलियम इज अ कंसिडरेशन फॉर सर्विस टू गवर्नमेंट। कॉस्ट पेट्रोलियम इज अ कंसिडरेशन फॉर सर्विस टू गवर्नमेंट। क्या हम गवर्नमेंट को जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए कॉस्ट पेट्रोलियम एक कंसिडरेशन है? तो भाई ये कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होता है? ये इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर सर्विस टू गवर्नमेंट, इट इज नॉट टैक्सेबल। होता क्या है बेसिकली, मैंने देखो नोट डाला है यहाँ पर और मैंने बताया, इन केस ऑफ कमर्शियल डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम द कंट्रैक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एक्सप्लोरेशन कॉल्ड कॉस्ट पेट्रोलियम। मैं समझाता हूँ, देखो। जैसे हमारे देश में बाड़मेर, राजस्थान का ही एक डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, उस राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर में तेल के कुएं हैं। तेल का कुआं मतलब जमीन के अंदर क्रूड ऑयल है। वैसे तो ज्यादातर क्रूड ऑयल हमारा इराक ईरान से आता है, लेकिन राजस्थान में एक बाड़मेर एरिया है जहां पर तेल के कुएं हैं। तो सरकार क्या करती है कि ये प्लेस किसी को अलॉट करती है कि आप इसमें से पेट्रोल निकालो, आप उसको एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर? गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई जितना भी सेल प्रोसीड आएगा, पेट्रोल को बेचने से, क्रूड ऑयल को बेचने से जितना भी सेल प्रोसीड आएगा, उसमें से पहले आप अपने खर्चे रिकवर कर लेना। सपोज करो यहाँ पर 100 करोड़ रुपया का खर्च हुआ और जो क्रूड ऑयल निकला उसकी सेल आई 500 करोड़। तो 500 करोड़ में से 100 करोड़ आप अपने खर्चे के काट लो, जो आपने खर्चे किए हैं। बाकी 400 करोड़ में जो भी एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का और इनका, इनके बीच में रेवेन्यू शेयर होता है। अब क्वेश्चन 400 करोड़ का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो 100 करोड़ रुपए डिडक्ट किए गए हैं, इनको बोलते हैं हम कॉस्ट पेट्रोलियम। ये जो 100 करोड़ रुपया इसमें से डिडक्ट किया गया है 500 करोड़ में से, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो कॉस्ट पेट्रोलियम का आपने 100 करोड़ रुपया काटा है, क्या ये एक तरह से आप गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो, उसका पैसा है ये? नहीं, ये गवर्नमेंट को सर्विस देने का पैसा नहीं है। इसको आप ये नहीं बोल सकते कि हम गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, उसका 100 करोड़ कंसिडरेशन है तो इसके ऊपर जीएसटी लगाओ, नहीं, है ना? तो वेदर कॉस्ट पेट्रोलियम इज अ कंसिडरेशन फॉर सर्विस टू गवर्नमेंट, द आंसर इज नो। इट इज अ कंसिडरेशन, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर सर्विस टू गवर्नमेंट एंड इट इज नॉट टैक्सेबल, है ना? ये आपके जो खर्चे आपने पहले किए हैं 100 करोड़ एक्सप्लोर करने के, वो आप रिकवर कर रहे हो। ये कोई सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है, या आप सरकार को कोई सर्विस नहीं दे रहे हो। ठीक है। और ये क्या होता है ये भी मैंने लिखा है नोट में। इन केस ऑफ कमर्शियल डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम द कंट्रैक्टर्स आर इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द सेल प्रोसीड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एक्सप्लोरेशन एंड दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पेट्रोलियम। सो कॉस्ट पेट्रोलियम पर अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो भाई साहब हम कॉस्ट पेट्रोलियम को कंसीडरेशन नहीं बोलते हैं, इट इज नॉट वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये सर्विस के बदले में इसको हम लोग कंसीडरेशन नहीं बोलते हैं, राइट? चलो अगले पॉइंट पर आते हैं, पगड़ी सिस्टम। पगड़ी सिस्टम, भाई साहब ये पगड़ी सिस्टम क्या है? ये पगड़ी सिस्टम क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं पगड़ी सिस्टम का मतलब क्या होता है। पगड़ी सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई लोगों, जैसे सपोज करो आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट पर चाहिए या आपको कोई प्रॉपर्टी लीज के ऊपर चाहिए,
अब जब वो प्रॉपर्टी आप रेंट पर या लीज पर ले लेते हो, तो उसके बाद जब आपका बिजनेस वहां 5 साल 10 साल चल जाता है, ऐसा पुराने टाइम पर होता था, आजकल तो खैर लोग पहले से रजिस्टर्ड लीज डीड करवाते हैं। तो जो किराएदार होता है, जो टेनेंट होता है, उसके पास एक टेनेंसी राइट आ जाता है। फिर अगर आप उस टेनेंट को कहोगे भाई खाली कर दे, तो वो खाली नहीं करेगा, बिकॉज उसने एक लंबा टाइम वहां स्पेंड किया। ठीक है, तो उसका एक टेनेंसी राइट बन गया। ओनर तो आप ही रहोगे, लेकिन टेनेंसी राइट उसके पास आ जाता है। अब अगर वो कभी खाली करेगा तो वो आपसे पैसा मांगेगा टेनेंसी राइट छोड़ने का, या हो सकता है कि वो जब खाली करके जाएगा किसी दूसरे टेनेंट को वहां पर देगा, तो वो उससे टेनेंसी प्रीमियम लेगा। हाँ, किराया जो मिलेगा वो तो लैंडलॉर्ड को ही मिलेगा, चाहे ये वाला टेनेंट पे करे या दूसरा टेनेंट पे करे। लेकिन जब कोई टेनेंट अपना टेनेंसी राइट, जिसको हम लोग हिंदी में किराएदारी अधिकार बोलते हैं, वो जब उसको छोड़ता है, तो उसे क्या माना जाए, क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए? तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इन दिस सिस्टम द टेनेंट एक्वायर्स टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट प्रीमियम। और वो जो प्रीमियम है भाई, उसको हम बोलते हैं पगड़ी, उसको पगड़ी का पैसा बोलते हैं। कि आप यहां से अगर किराए का प्रॉपर्टी खाली करोगे, तो दूसरे किराएदार को जगह मिलेगा, तो भाई साहब उसके लिए टेनेंसी प्रीमियम देना पड़ता है। द टेनेंट कैन सेल टेनेंसी राइट। टेनेंट मकान नहीं बेच रहा, मकान तो जो ओनर है उसका है। यहां पर टेनेंट अपना टेनेंसी राइट बेच रहा है दोस्तों। और जब जब टेनेंट अपना टेनेंसी राइट बेचेगा, इन सच केस हैज टू शेयर अ परसेंटेज ऑफ प्रोसीड्स विद ओनर ऑफ लैंड। तो इसमें क्या होता है कि कुछ परसेंटेज उसे ओनर ऑफ लैंड को देना पड़ता है। तो लैंडलॉर्ड कैन पे टू टेनेंट द प्रिवेलिंग टेनेंसी प्रीमियम टू गेट द प्रॉपर्टी वैकेटेड। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लैंडलॉर्ड को अगर खाली करवाना है, तो वो टेनेंट को कुछ पैसे देता है कि भाई आप मेरी प्रॉपर्टी क्या कर दो, खाली कर दो। ऐसा सुना होगा आपने कि भाई वो किराएदार खाली करने के इतने पैसे मांग रहा है, तो वो अपने टेनेंसी राइट के पैसे मांगता है। ठीक है, अब आजकल नए सिस्टम में तो क्या होता है भाई, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं, प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा है, तो लोग पहले से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करते हैं कि भाई कोई टेनेंसी प्रीमियम नहीं होगा, आपको जब हम बोलेंगे खाली करना पड़ेगा, ऐसा लिखते हैं उसमें। अब यहां पर दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि ये जो टेनेंसी राइट ट्रांसफर हो रहा है, देखो यहां पर मकान ट्रांसफर नहीं हो रहा, मकान तो लैंड ओनर का है। किराएदार अगर यहां पर ट्रांसफर करेगा तो क्या ट्रांसफर करेगा दोस्तों? किराएदार यहां पर अपना जो टेनेंसी राइट है, उस टेनेंसी राइट को ट्रांसफर करेगा। और मैं आपको बता दूं भाई, ये चीज आप लोग स्पेशली शेड्यूल नंबर 2 में पढ़े हो। अगर आपको बिलीव नहीं आता है तो एक बार कॉपी के पन्ने पलटिए, पेज पीछे जाकर देखिए। मैंने वहां पर टेनेंसी राइट का जो ट्रांसफर है, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना है। आप देखिए वहां पर लिखा हुआ है शेड्यूल 2 में। और जो चीज शेड्यूल 2 में लिख दी भाई, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अगर एक टेनेंट अपना टेनेंसी राइट न्यू टेनेंट को देकर जाएगा इन फॉर्म ऑफ टेनेंसी प्रीमियम, तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, और भाई साहब वो टैक्सेबल भी है, और उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। तो किराए पर तो जीएसटी लगता है, बिकॉज वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन जब अपना टेनेंसी राइट आप सेल करते हो और उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम लेते हो, चाहे टेनेंसी राइट आप लैंड ओनर को दो या अनदर टेनेंट को दो, इट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ये बात भी सीबीआईसी ने अपने सर्कुलर में बोली है। वन मोर थिंग माय डियर फ्रेंड, वन मोर थिंग, ये सारे के सारे सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों फॉर योर एग्जाम। मैंने 5th नंबर का सर्कुलर क्या लिया है देखो, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैंने सब कुछ कवर करवा दिया, एवरीथिंग, सारे नोटिफिकेशन, सारे सर्कुलर में आपको कवर करा के चल रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट सर्कुलर क्या बोलता है? वेदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स आर आउटसाइड द जीएसटी। देखो ये क्या होते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स आर आउटसाइड द जीएसटी। PSLC are not security. PSLC are akin to freely tradable duty scripts and its taxable supply of goods when these are sold through e-kuber and liable to IGST। ये प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं,
अब आप बोलोगे सर ये क्या होते हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स? तो भाई साहब ये फ्रीली ट्रेडेबल ड्यूटी स्क्रिप्ट्स होती हैं। ये आप लोगों को जब मैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ाऊंगा वहां पर समझाऊंगा कि आप अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेड में काम करते हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह देती है। तो आप ये सर्टिफिकेट किसी को बेच भी सकते हो। अगर आपके काम नहीं आ रहे हैं तो किसी दूसरे के काम आएंगे व्हेन यू आर डूइंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो आपने क्या किया भाई, वो जो सर्टिफिकेट थे वो किसी को सेल कर दिए। तो सीबीआईसी ने अपना सर्कुलर निकालकर ये बोला कि जब जब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट बेचा जाएगा तो भाई साहब हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानकर चलेंगे। दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट नो नो सॉरी इट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बिकॉज इट इज नॉट सिक्योरिटी। हाँ, अगर ये सिक्योरिटी होता भाई साहब जब तो फिर ये गुड्स भी नहीं था और ये सर्विस भी नहीं था। तो सीबीआईसी ने अपने सर्कुलर में बोला कि इट इज नॉट सिक्योरिटी। तो अगर कोई चीज सिक्योरिटी नहीं है तो इट शुड बी ट्रीटेड एज गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड इट इज फ्रीली ट्रेडेबल ड्यूटी स्क्रिप्ट। इसको ऑनलाइन बेचा जाता है, ठीक है, तो उस पर जीएसटी लगेगा भाई। बाकी मैं आपको, आप टेंशन मत लो, पॉइंट नंबर 5 बहुत डिटेल में समझाऊंगा व्हेन वी आर डूइंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वहां पर भी इस तरह के सर्टिफिकेट्स आते हैं। वन मोर सर्कुलर एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अब आप बोलोगे सर ये बस बॉडी बिल्डिंग क्या होता है? इट इज नॉट बॉडी, हमारा जो ये एप्स वगैरह है ये नहीं, बस बॉडी। दोस्तों आपको मार्केट में कई बार जो बस दिखते हैं, बड़े बड़े ट्रक दिखते हैं, इनका चेचिस आता है। चेचिस देखा आपने? जैसे आप लोग कभी हाईवे पर जाते हो तो आपने देखा होगा एक ऐसे लंबी सी गाड़ी होती है, उसके नीचे ऐसे टायर होते हैं और ऐसे पूरा खाली होता है वो, और बस यहाँ पर एक ड्राइवर होता है जो मस्ती से उसको चला रहा होता है, बॉडी नहीं होती। ये होता है चेचिस। जैसे आप कंपनी टाटा से एक चेचिस खरीद के लाए, अब आप उसके ऊपर बॉडी बनवाओगे, तो टाटा कंपनी से तो आपने चेचिस खरीद लिया, अब आप इस पर बॉडी बनवाने के लिए किसी अनदर पर्सन के पास जाओगे, भाई मुझे इसका फुल बॉडी बनाकर दे दे, तो ऊपर वो बॉडी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएगा। जैसे कई फुल ऐसे बॉडी बनवाते हैं, कुछ लोग ट्रक का बॉडी ऐसे बनवाते हैं कि भाई एक हाफ बॉडी बनवा दिया। तो जैसे बस हो गए, ट्रक हो गए, इसमें क्या होता है कि जो ऊपर का बॉडी होता है वैसे बने बनाए भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनवाते हैं। तो पहले उनको कंपनी से चेचिस खरीदना पड़ता है जिसमें केवल इंजन होता है और आगे एक ड्राइवर का सीट होता है, चला जाता हूं किसी की धुन में, और वो जो बॉडी होती है भाई साहब वो किसी और से बनवानी पड़ती है। अब मुझे ये बताओ, आप बॉडी अगर किसी और से बनवाओगे तो बॉडी बनाने में वो जो सामने वाला जो बॉडी बनाकर दे रहा है वो आपको बॉडी बनाकर देगा, मतलब उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व होगा और उसमें सर्विस भी इन्वॉल्व होगी, तो आप उसको क्या मानोगे? तो यहां पर जो सीबीआईसी का सर्कुलर था उसने बोला इट इज अ मैटर ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 में जो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई वाला मैटर है, और ये केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करेगा, मतलब एंड इट इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कि जब आप बस बॉडी बनवाते हो तो सामने वाला मटेरियल भी खुद का काम लेता है और वो सर्विस भी देता है आपको, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पर, मतलब सीबीआईसी के सर्कुलर ने खुद स्पेशली कुछ अलग से नहीं बोला, उन्होंने बोला डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अगर मान लो किसी का काम ही ये बनाकर देना है, सर्विस देना है उसका काम, चाहे गुड्स आप अपना लेकर आ जाओ, तो इट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। और किसी का मेन काम ही है कि वो बॉडी ही बनाकर देता है, साथ में सामान बेचता है, तो आप इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानो। तो इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस। रीट्रेडिंग ऑफ टायर अपना हुई है, ये मैंने पहले ही कवर करवा दिया कि उसमें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट देखना पड़ेगा। अगर आप अपना टायर लेकर जाते हो और सामने वाले से रीट्रेडिंग करवाते हो तो दैट इज ऑलवेज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर आप टायर ही खरीदने जा रहे हो कि भाई मेरे को तो रीट्रेडेड टायर बेचो, तो इट इज ऑलवेज कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। दोस्तों हम इसको यहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। इसे हम लोग यहां पर सप्लाई ऑफ गुड्स मानकर चलेंगे। तो ये एक 8th नंबर का सर्कुलर भी बता दूं, वेदर सर्विसेज बाय कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टैक्सेबल। दोस्तों ये एक हमारे देश में कोर्ट है, क्या नाम है इसका?
कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये हमारे देश में भाई साहब एक तरह का कोर्ट है। इसको आप कंज्यूमर कोर्ट बोल सकते हो कि अगर सपोज करो आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, आपने कोई गुड्स और सर्विस अवेल करी थी और उसके बदले में चीटिंग हो गई, तो आप इसके डिस्प्यूट को सेटल्ड करवाने के लिए कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो कमीशन होता है उसके पास जा सकते हो, उसके पास आप जा सकते हो। और जब आप उसके पास जाओगे तो भाई साहब आपको वहां पर फीस जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, फीस जमा करानी पड़ेगी। तो उस फीस पर क्या जीएसटी लगेगा? दोस्तों याद करो दोस्तों, आपने शेड्यूल नंबर 3 पढ़ा था। अगर आपको शेड्यूल नंबर 3 यहां पर याद आ रहा हो तो याद करो माय डियर फ्रेंड्स। वहां पर लिखा हुआ था कि जितने भी कोर्ट होते हैं वो आपको सर्विस देते हैं, वहां पर फीस जमा होती है, लेकिन कोर्ट में जो फीस जमा होती है उस पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि उसको शेड्यूल नंबर 3 में सप्लाई नहीं माना गया है। तो यहां पर लिखा कि जो ट्रिब्यूनल होते हैं, ट्रिब्यूनल जो कमीशन होते हैं, ये भी इनका जो नेचर है वो कोर्ट का तरह होता है। एंड इट इज कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट, इट इज ए मैटर ऑफ नेगेटिव लिस्ट, इट इज ए मैटर ऑफ शेड्यूल नंबर 3, तो हेंस इट इज नॉट टैक्सेबल। दोस्तों इसको यहां पर टैक्सेबल नहीं माना जाएगा, राइट। वन मोर सर्कुलर, वेदर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ मोड्स ऑफ कन्वेंस, वेदर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ मोड्स ऑफ कन्वेंस इज अ सप्लाई। क्या वो सप्लाई है दोस्तों? क्या वो सप्लाई है जब इंटर स्टेट मूवमेंट होता है मोड्स ऑफ कन्वेंस का? क्या वो सप्लाई है? तो दोस्तों जैसे सपोज करो आपका हेड ऑफिस है मान लो जयपुर में, ठीक है, और आपकी जो है दिल्ली के अंदर क्या है भाई, ब्रांच है, दिल्ली के अंदर आपकी ब्रांच है, जयपुर में हेड ऑफिस है और दिल्ली में आपकी क्या है, ब्रांच है। अब आप क्या कर रहे हो भाई, यहां से कोई गाड़ी वहां भेज रहे हो, ठीक है, सामान लेकर। तो जो गुड्स उसके अंदर जाएगा भाई उसको तो हम सप्लाई ऑफ जो है गुड्स बोलेंगे, वेदर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी बोलेंगे। लेकिन ये जो गाड़ी यहां से वहां तक जा रही है, ये जो गाड़ी जयपुर से दिल्ली जा रही है, मुझे बताओ जब ये कन्वेंस जयपुर से दिल्ली जाएगा तो क्या आप इस गाड़ी को भी सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे? नहीं, इट इज कवर्ड, इट इज नॉट कवर्ड, ये गाड़ी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि गाड़ी तो भाई आप बेसिकली जयपुर से दिल्ली भेज रहे हो, दिल्ली से जयपुर वापस आएगी, इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ, लेकिन ये जो गाड़ी है इसका अगर सपोज करो दिल्ली ब्रांच के अंदर कोई रिपेयर होता है और आप रिपेयर का पैसा देते हो, आप मेंटेनेंस का पैसा देते हो, तो ट्रक के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो तो आपका कन्वेंस है, व्हीकल है। लेकिन जब आप कन्वेंस को वहां लेकर जाओगे और दिल्ली में उस कन्वेंस के ऊपर कोई भी रिपेयर और मेंटेनेंस अगर किया जाएगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वो जो रिपेयर और मेंटेनेंस होगा ना, उसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। लेकिन जो कन्वेंस का मूवमेंट हो रहा है, इंटरस्टेट मूवमेंट, shall be treated neither as supply of goods or neither as supply of service, hence it is not leviable to GST। दोस्तों इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है पहले एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को इसके जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं यहां तक के। तो ये एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो सीबीआईसी के सर्कुलर हैं, पहला था स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो कार के बिकते हैं, इसको क्या मानना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस। आर्ट वर्क जो गैलरी में आप एग्जीबिशन के लिए बेचते हो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, जब वहां से सेल होगी तब मानेंगे। ठोस पेट्रोलियम को कंसिडरेशन नहीं मानना है। तो ये आप सारे जो एग्जाम्पल हैं ये आप कॉपी में लिख लो। इसके बाद पगड़ी सिस्टम, पगड़ी सिस्टम में क्या होता है, टेनेंट अपना टेनेंसी राइट सेल करता है और टेनेंसी राइट बेचना हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होता है।
प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग सर्टिफिकेट होते हैं दोस्तों, ये सिक्योरिटीज नहीं होते हैं, ये सिक्योरिटीज नहीं होते हैं। ये फ्रीली ट्रेडेबल सिक्योरिटीज स्क्रिप्ट्स होती हैं जो फॉरेन ट्रेड में आएगी, हम कवर करेंगे। तो इट इज टैक्सेबल, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है। फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग जो होती है वो केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करती है। ठीक है। रिट्रेडिंग ऑफ टायर भी केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट जो रिड्रेसल कमीशन होता है भाई साहब, ये एक प्रकार का कोर्ट होता है और कोर्ट की सर्विसेज पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा इंटरस्टेट मूवमेंट जब भी होगा मोड ऑफ कन्वेंस का, तो क्या आप उसको सप्लाई बोलोगे? नहीं, उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं बोलेंगे और हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं। अब मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूँ। 1, 4, 14, 15, 16, 24, 25। ठीक है, ये इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे ही आप हमारा क्लास सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको उसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सारे कंप्लीट क्वेश्चन, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो तो आपको मजा आ जाएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो 1, 4, 14, 15 देखते हैं। ये रहा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो आपको इसका जो लिखने का पैटर्न है वो भी समझ में आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1। अरे ये क्या निकाल लिया? मैंने बेसिक वाला चैप्टर निकाल लिया, सॉरी फॉर दैट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सप्लाई अंडर जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सत्यमेव प्रिंटर। देखो यहाँ पर सप्लायर का नाम है सत्यमेव प्रिंटर और ये एक प्रिंटेड हाउस है, प्रिंटिंग हाउस है ये, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है एंड इट रिसीव एन ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग 5000 कॉपीज ऑफ बुक ऑन योगा एंड मेडिटेशन ऑथोराइज्ड बाय वेल नॉन योगा गुरु, नॉट टेक्स्ट गुरु, इट इज योगा गुरु। द कंटेंट ऑफ द बुक इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द योगा गुरु टू सत्यमेव प्रिंटर। कंटेंट योगा गुरु देंगे, सत्यमेव प्रिंटर उसको प्रिंट करेगा। अच्छा दोस्तों, जब सत्यमेव प्रिंटर उस पर प्रिंटिंग करेगा तो वो अपना खुद का जो ओन पेपर है, उनका जो खुद का ओन पेपर है भाई, उस ओन पेपर को इस्तेमाल करेंगे सत्यमेव प्रिंटर। तो मुझे बताओ भाई, दैट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो आपको रेट ऑफ जीएसटी भी बताना है कि भाई साहब इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो वैसे तो देखो प्रिंट करना एक अलग सर्विस हो गई, उस पर 18% लगेगा और पेपर जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उस पर 12 लगेगा। तो हम इसको क्या मानेंगे? हम इसको क्या मानेंगे? तो दोस्तों मैंने अभी अभी समझाया था कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको एक अपने दिमाग में एक इमेज बनती है कि दिस इज गिवन इन ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्योंकि जो प्रिंटर लोग होते हैं वो कागज भी अपना इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटिंग भी करके देते हैं और उसका वो जॉइंट अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं। तो हम इसको कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, इसको मिक्स तो नहीं बोलेंगे। और कंपोजिट में आपको पता है ना कि जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक तरह से ये प्रिंसिपल सप्लाई वाली बात हो गई। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल सप्लाई क्या दिख रही है? यहाँ पर प्रिंटिंग की सर्विस प्रिंसिपल सप्लाई है या जो पेपर यूज हुआ है वो प्रिंसिपल सप्लाई है? तो द आंसर इज दैट कि जो प्रिंटिंग की सर्विस है ना वो यहाँ पर प्रिंसिपल है। तो सेक्शन 230 ये कहता है कि कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई paid by taxable person to recipient consisting of two or more supply of goods and service or both or any combination thereof and it is naturally bundled, it is in the ordinarily course of business। तो बताओ भाई, यहाँ पर सर्कुलर भी आया हुआ है, क्या मानोगे आप इसको? तो अगर हम सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जाएं, अगर हम यहाँ पर सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जाएं तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल सप्लाई देखना पड़ेगा क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, यहाँ पर एक तरह से जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो क्या है बताओ? प्रिंसिपल यहाँ पर सर्विस है या गुड्स है? तो सर्विस यहाँ पर प्रिंसिपल है। गुड्स जो है वो तो एक एंसिलरी पार्ट हो गया।
It is called composite supply of printing of books, pamphlets, brochure, annual report, like that, where only content is supplied by the publisher or the person who owns the usage right to the tangible inputs, while the physical input including paper. तो ये सारी बात है. तो in the given case, supply of printed books by Satyamev printer is a composite supply, जबकि उसकी प्रिंसिपल सप्लाई तो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस. तो दोस्तों हम इसको पूरे एंटायर ट्रांजेक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे और हम यहाँ पर 18% वाला रेट लगाएंगे क्योंकि मेन काम प्रिंटिंग का है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया था, थर्ड हो गया था. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. सारे क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है. ये जो शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड है भाई, ये एक रजिस्टर्ड सप्लायर है. सप्लाइंग द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स. बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स. तो यहां पर हुआ क्या भाई, यहां पर शिवाजी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि बिल्डिंग बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाने की सर्विस भी देती है, गुड्स की भी सप्लाई करती है. जैसे एक्सकेवेटर फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट पर आवर रेट पर देती है. मैं ये मशीनरी है, मैन पावर देती है पर डे रेट पर. उनको जो टेस्टिंग वगैरह करने होते हैं, इवैल्यूएशन, उसको भी करके देती है शिवाजी कंपनी. Excavators are invariably hired out along with operators. Similarly, excavator operators are supplied only when excavator is hired out. तो ये आपको अलग लेना पड़ेगा और साथ में जो ऑपरेटर है इसको चलाने वाला इस मशीन को, वो अलग लेना पड़ेगा. ये सब कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली मशीनरीज है. फॉर द गिवन मंथ द रिसिप्ट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. तो रिसिप्ट हुई है शिवाजी कंपनी को. एक्सकेवेटर उसको पहले हायर करना पड़ा 18 लाख रुपया. हायर चार्जेस फॉर एक्सकेवेटर का जो पैसा लिया है कंपनी ने 18 लाख रुपया. 20,000 रुपया जो ऑपरेटर जो उसको ऑपरेट करता है उसके सर्विस चार्ज लिए हैं. और जो वहाँ पर टेस्टिंग या इवैल्यूएशन होता है, जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, सॉइल टेस्टिंग होता है, मिट्टी की जांच होती है और भी बहुत सारे इवैल्यूएशन होते हैं, उसके 2.5 लाख रुपए लिए हैं. तो टोटल 18 लाख 20,000 और 250 मतलब 270 हो गया. तो टोटल अमाउंट हो गया 20 लाख और 70,000 रुपया. ये चार्ज हुआ है. अब रेट जो हायरिंग आउट ऑफ एक्सकेवेटर है वो 12% में आता है. जो सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विस है, सॉइल टेस्टिंग है, वो 18 में आता है. मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जब बिल आपने अलग अलग प्राइस का बनाया है, रेट उसकी अलग अलग है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको कंपोजिट मिक्स देखना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ सिंगल प्राइस. फिर तो जो गुड्स है उस पर गुड्स का रेट लगाना चाहिए, जो सर्विस वाला है उसका सर्विस का रेट लगाना चाहिए. अब इसमें एक लेकिन एक क्वेश्चन आता है, पता है क्या, कि ये जो एक्सकेवेटर है ये 18 लाख है. सर्विस चार्जेस आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं. तो यहाँ पर जो मैन पावर की सप्लाई हुई है, जो एक्सकेवेटर का ऑपरेटर है, इस पर चलो, इस पर तो हम लोग क्या लगा देंगे, इस पर तो हम लोग जैसे मशीन है तो इस पर तो हम 12% लगाएंगे. जो भी हमारा सॉइल टेस्टिंग है या सेस्मिक इवैल्यूएशन है, इस पर हम लोग जो है 18% लगाएंगे. लेकिन जो एक्सकेवेटर का ऑपरेटर है उस पे हम कौन सी रेट लगाएंगे. तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली जो एक्सकेवेटर का ऑपरेटर है, देखो वो उसके मशीन के साथ है. मैं इसका नोट भी पढ़ के सुनाता हूँ. सिंस एक्सकेवेटर आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलोंग विद ऑपरेटर, ये हमेशा ऑपरेटर के साथ ही हायर होती है. एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स आर सप्लाइड ओनली व्हेन एक्सकेवेटर इज हायर्ड आउट. इट इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई अंडर सेक्शन 230 where the principal supply is hiring out of excavator. So as per section 8A, the composite supply is treated as the supply of principal supply. So the supply of manpower. हाँ, अगर अलग से लिए जाते, उसका मशीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, तो मैं उस पर रेट 18% लगाता एज पर द क्वेश्चन. लेकिन जब क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि एक्सकेवेटर आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट विद ऑपरेटर ओनली, तो इसका मतलब ये कंपोजिट है, उसके साथ ही होगा वरना नहीं होगा. तो आप यहां पर जो रेट है वो प्रिंसिपल सप्लाई वाली लगाओगे, आप इसको कंपोजिट सप्लाई मानोगे दोस्तों. और जब जब आप कंपोजिट सप्लाई मानोगे तो रेट जो एक्सकेवेटर की 12% है वही इस मैन पावर वाले पर 12 लगेगी. बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था,
एग्जाम में यहाँ गलती हो सकती है। हाँ, सॉइल टेस्टिंग पर तो 18 लगना ही लगना है, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि जब क्वेश्चन में वो बार-बार बोल रहा है कि मशीन के साथ में ऑपरेटर चाहिए, तो फिर वो कंपोजिट हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर रेट 12 लगेगी, बाकी पर 18 लगना है 18%। ठीक है? तो ये हमारे कौन-कौन से क्वेश्चन हमने किए अभी तक 1 4 कर लिए, 14, 15, 16 चलो 14, 15, 16 भी देखते हैं। फोर्टीन देखो 14 में है मिसेस काजल इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ जयपुर राजस्थान एंड हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाईज इन द मंथ ऑफ January. The supply of laptop along with laptop bag to a customer of Mumbai for 55,000 that is exclusive of GST. लैपटॉप के साथ में लैपटॉप का बैग दिया है। सेकेंड है सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स एंड द वैल्यू ऑफ ईच किट इज 50 रुपीज ईच अमाउंटिंग टू रुपीज 5 lakh to Ram Fancy Store in Kota. And each kit consists of one hair oil, one beauty soap and one hair comb. पूरा किट है जिसमें एक हेयर ऑयल है, एक ब्यूटी सोप है और एक हेयर कॉम्ब है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर दिया है। 100 किट्स आर गिवन एज फ्री गिफ्ट टू। तो मुझे ये जो पहला लग रहा है लैपटॉप के साथ में लैपटॉप बैग, ये मुझे कंपोजिट सप्लाई लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। कंपोजिट में आप क्या करते हो बताओ? कंपोजिट में आप प्रिंसिपल सप्लाई को लेते हो। तो बताओ दोस्तों, यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप है या लैपटॉप का बैग है? यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप है, तो हम लैपटॉप वाला रेट लगाएंगे। देखो नीचे लिखा हुआ भी है, यहाँ पर आपको रेट्स दी हुई हैं, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं। और आपसे ये पूछा है फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन एग्जामिन ईच ऑफ द अबव सप्लाई, मतलब हर सप्लाई को अलग अलग एग्जामिन करना है कि उस पर रेट कौन सा लगेगा। तो ये सारे इंडिपेंडेंट केस हैं। तो पहले वाले में लैपटॉप वाला रेट लगाओगे, लैपटॉप बैग वाला, सर लैपटॉप वाला। ठीक है, तो पूरे 55,000 पर लैपटॉप वाला रेट लगेगा 18%। ठीक है, तो इस वाले केस में हम रेट लगाएंगे 18%। और ये देखो सेक्शन 8 का रेफरेंस भी दिया है, बताया भी कि भाई ये प्रिंसिपल सप्लाई है। दूसरा, जहाँ पर 10,000 किट बनाए गए हैं जिसमें हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप और 1 हेयर कॉम्ब दिया गया है, तो ये ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, ये आपने एक चलाकर बंडल बनाया है, इट इज़ आर्टिफिशियल बंडल। तो हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप और हेयर कॉम्ब, हेयर ऑयल, ये हो गया हेयर ऑयल, ये हो गया ब्यूटी सोप और ये हो गया हेयर कॉम्ब। तो इसमें हाईएस्ट रेट लगना चाहिए बिकॉज़ इट इज़ अ मैटर ऑफ मिक्स सप्लाई। ये देखो 28% लगा दिया। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, लिखा भी है इट इज़ अ मिक्स सप्लाई एंड इट इज़ ट्रीटेड एज़ सप्लाई व्हिच अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट। तो जब कंपोजिट सप्लाई आएगी, जब नेचुरल बंडल आएगा तो हम प्रिंसिपल सप्लाई को देखेंगे। और जब दोस्तों आपके सामने कोई आर्टिफिशियल बंडल आएगा, जब आपके सामने कोई आर्टिफिशियल बंडल आएगा, तो आप वहाँ पर हाईएस्ट वाली रेट लगाओगे और हाईएस्ट वाली रेट यहाँ पर 28 है। राइट, थर्ड पे आ जाओ। 100 किट्स आर गिवन एज फ्री गिफ्ट टू जयपुर कस्टमर ऑल अनरिलेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ मिसेस काजल बर्थडे। ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल एंड 1 ब्यूटी सोप। कॉस्ट ऑफ ईच किट इज 35 एंड इनपुट क्रेडिट हैज नॉट बीन टेकन ऑन द गुड्स कंटेन्ड इन द किट। जो इनपुट क्रेडिट है वो नहीं लिया गया है। तो जब मुझे एक बात बताओ, आपने इनपुट क्रेडिट ही नहीं लिया और फिर वो सामान आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, गिफ्ट में दे रहे हो, किसी अनरिलेटेड पर्सन को दे रहे हो। देखो, कोई भी चीज़ जब आप फ्री में देते हो तो शेड्यूल 1 में वो फ्री गिफ्ट आप चाहे रिलेटेड को दो या अनरिलेटेड को दो, अगर आपने उसके ऊपर आईटीसी नहीं लिया है तो हम उसको सप्लाई नहीं मानते हैं। तो ये देखो, फ्री गिफ्ट टू कस्टमर को जब सप्लाई ही नहीं मानेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब आप कहोगे सर शेड्यूल 1 में मान लो, तो शेड्यूल 1 में भी तब मानते हैं फ्री गिफ्ट को जब आपने पहले उस पर आईटीसी लिया हो। तो जब आपने आईटीसी लिया ही नहीं भाई, तो बात अलग है, फिर आप सप्लाई नहीं मानोगे। हाँ, अगर ये रिलेटेड पर्सन होता तो फिर आप शेड्यूल 1 में इसे सप्लाई मानते, चाहे आपने आईटीसी लिया है या नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अनरिलेटेड कस्टमर के केस में अगर फ्री गिफ्ट दिया जाता है और अगर आपने पहले उसका आईटीसी नहीं लिया है, तो जब आप फ्री गिफ्ट दोगे तो हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है?
फोर्थ पॉइंट, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन हर फॉर हिज सन्स मैरिज फंक्शन इन इंदौर मध्य प्रदेश। एक इवेंट मैनेजमेंट सर्विस है, वो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन हर। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट हर ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन हर। तो ब्रदर अगर आप पर होली डिपेंडेंट है तो वो रिलेटिव हो गया, और आप उसको इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस दे रहे हो फॉर हिज सन्स मैरिज, कि उसकी बेटे की शादी के लिए, इन इंदौर मध्य प्रदेश। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस इज ऑल्सो गिवन। तो याद करो दोस्तों, शेड्यूल 1 में जब आप रिलेटेड पर्सन को कोई भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हो तो क्या उसे सप्लाई माना जाता है, यस और नो? रिलेटेड पर्सन को जब आप दोगे तो क्या उसको सप्लाई माना जाएगा, यस माना जाएगा। वहां पर आईटीसी था या नहीं था नहीं देखेंगे, और वहां पर ऐसा भी नहीं था कि इन कनेक्शन टू बिजनेस, तो वैसे आप काम तो इन कनेक्शन टू बिजनेस ही कर रहे हो। सामने वाले का भी कोई मतलब नहीं है, अगर आप रिलेटेड को फ्री में दोगे तो मानेंगे। अब इवेंट मैनेजमेंट सर्विस की रेट 5% है, तो यहाँ पर 5% लग जाएगा। ये देखो लिखा भी है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू हर ब्रदर फॉर हिज सन्स मैरिज shall be considered as supply as service are being provided to related person since it is a individual supply and it will be applicable rate। यहाँ तो वैसे भी कोई इशू नहीं। ठीक है भाई, तो शेड्यूल 1 भी आपको ध्यान से रखना है कि कहाँ आईटीसी वाला पॉइंट आता है, कहाँ नहीं आता है, कहाँ रिलेटेड वाला आता है, ये आपको देखकर चलना है। चलो लास्ट पॉइंट, तो इसका मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है, आपको सारा अच्छे से याद है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स hired out to a function garden अजमेर राजस्थान फॉर 330। 1400 चेयर और 100 कूलर आपने हायर्ड आउट किए हैं फंक्शन गार्डन में 330 में, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो फॉर चेयर एंड कूलर फ्रॉम मिसिज काजल गोडाउन एट जयपुर टू फंक्शन एरिया। ठीक है, तो जो सामान है वो बेसिकली वहाँ से फंक्शन गार्डन जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी है। ठीक है, ये काजल कर रही है ये सारे काम। सिंस काजल इज नॉट अ जीटीए, काजल कोई जीटीए नहीं है, उसका काम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी देना नहीं है। तो बताओ भाई, चेयर और कूलर का रेट जो है वो आपको दिया हुआ है 12% है, साथ में उसने ट्रांसपोर्टेशन किया तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट 5 है। अब बताओ मिसिस काजल के लिए आप इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे या सर्विस मानोगे? बताओ, इसको कंपोजिट मानोगे या मिक्स मानोगे भाई, मुझे बताओ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप टेंट वाले से सामान लाते हो तो वो आपको सामान देगा तो वो साथ में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड करके लेता है, एंड इट इज ऑर्डिनरीली कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इट इज अ मैटर ऑफ कंपोजिट सप्लाई, और जब कंपोजिट सप्लाई का मैटर आएगा तो हम वहां पर प्रिंसिपल सप्लाई को देखेंगे। है ना, और प्रिंसिपल सप्लाई को हम यहाँ पर देखेंगे। प्रिंसिपल सप्लाई आपको क्या नजर आती है यहाँ पर? एयर कूलर प्रिंसिपल सप्लाई है या वो जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो प्रिंसिपल है? यहाँ पर हाईएस्ट रेट से मतलब नहीं होता है दोस्तों। वो एक अलग बात है कि कोइंसिडेंस हाईएस्ट रेट 12 है, लेकिन हम हाईएस्ट रेट के बेस पर डिसीजन नहीं लेंगे। हम जो डिसीजन यहाँ पर लेंगे वो हाईएस्ट रेट के हिसाब से नहीं लेंगे। हम यहाँ पर जो डिसीजन लेंगे वो ये देखेंगे कि इसमें प्रिंसिपल पार्ट क्या है। तो प्रिंसिपल पार्ट तो चेयर और कूलर को हायर आउट करना है, तो 12% लगेगा यहाँ। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन चेयर कूलर अगर देते हो तो उस पर जीएसटी लगता है। ठीक है, और जो भी एप्लीकेबल रेट है 12% वो लगेगा। कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग समझाया है जैसा मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट होते हैं ये। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, दैट इज ऑल्सो इन रिलेशन टू सेक्शन 8। देखो मैं सारे क्वेश्चन आपको क्लास में करवा रहा हूँ, एवरीथिंग। अच्छा, आप चाहो तो इन क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक में ही टिक लगा लेना, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं है आपको। जब कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां करना होगा मैं खुद बोलूंगा कॉपी में करो। बाकी आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो क्या लिखना चाहिए वो दिमाग में सोचो, आंसर पढ़ो। Diligent Force is a professional training institute gets its training material of aptitude content printed from Durga Printing House. The content of material is provided by Diligent Force with own the uses right of the same, while the physical inputs paper are given by Durga Printing। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि प्रिंटिंग हाउस का काम प्रिंटिंग करना था,
साथ में वो अपना पेपर भी दे रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे? दुर्गा प्रिंटिंग आपको सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहा है या सर्विस दे रहा है? द आंसर इज सप्लाई ऑफ सर्विस। पहले भी पढ़ाया था आपको। इट इज अ मैटर ऑफ कंपोजिट सप्लाई। देखो ये लिखा हुआ भी है कि दुर्गा प्रिंटिंग हाउस वुड कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस। हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ये क्वेश्चन हमारा फिर से रिपीट हो गया है, मिसिस काजल वाला 2 बार हो गया, तो आप इसको कट कर लीजिएगा। ये 2 बार आ गया। एक्चुअली हमने जब कॉपी पेस्ट किया होगा तो ये 2 जगह होगा, तो हमारा 2 जगह से आ गया ये। चलो अब कौन सा क्वेश्चन बचा है भाई, एक बार वो भी देख लें। तो 1, 4, 14, 15, 16, इसके बाद 24 और 25, 24 और 25 ये क्वेश्चंस भी हमको करने हैं। 24 एंड 25। ये रहा 24। देखो 24 है शर्मा कैरियर इज अ जीटीए। ये जो शर्मा कैरियर है ये जीटीए है। इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड। एज पर द जनरल बिजनेस प्रैक्टिस शर्मा कैरियर ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटरमीडिएट एंड एंसिलरी सर्विस लाइक लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग। तो जीटीए का काम मेन तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देना है, लेकिन साथ में वो लोडिंग की अनलोडिंग की पैकिंग की सर्विस भी देता है बाई रोड। So with reference to the provisions of GST law, analyze whether the services are to be treated as part of GTA service, being a composite supply और mixed supply। क्या बोलोगे आप इसको? तो दोस्तों ये GTA बिजनेस का एक तरीका है काम करने का कि वो केवल आपको ट्रांसपोर्टेशन की ही सर्विस नहीं देता है, वो आपको साथ में पैकिंग है, अनपैकिंग है, ट्रांसशिपमेंट है, इन सब की सर्विस देता है। सो इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो हम इसको पूरा का पूरा सप्लाई ऑफ सर्विस बोलकर चलेंगे। जीटीए वाली सर्विस इट इज़ अ मैटर ऑफ कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, इसको हम मिक्स सप्लाई नहीं बोलेंगे। तो देखो यही लिखा है, पहले कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग बताया, फिर मिक्स सप्लाई का मीनिंग बताया आपको, फिर वेरियस जो इंटरमीडिएटरी और एंसिलरी सर्विस जीटीए दे रहा है उसमें बताया कि भाई यहाँ प्रिंसिपल काम उसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है। ठीक है, एंसिलरी सर्विस उसको साथ में देनी पड़ती है। तो इट इज़ मैटर ऑफ कंपोजिट सप्लाई, इट इज़ नॉट अ मिक्स सप्लाई। ठीक है, तो अगर इंसिडेंशियल सर्विस का सेपरेट बिल होगा तब तो बात अलग है, फिर तो हम वही रेट लगाएंगे। लेकिन अगर सेम इनवॉइस है, सेपरेट नहीं है, ठीक है, अलग अलग बिल बनाओगे तो ना कंपोजिट है मिक्स है, फिर तो जो रेट लगनी है वो लगेगी। तो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 25 है, इसके अंदर वेदर फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप लोग कभी होटल में रुकने जाते हो दोस्तों, वहाँ पैकेज होता है, जैसे 4 डेज 3 नाइट का पैकेज लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो होटल वाले होते हैं ना, होटल इंडस्ट्री का ये ट्रेंड है कि जब आप होटल में रूम बुक कराओगे तो ब्रेकफास्ट वगैरह जो फैसिलिटी होती है, डिनर फैसिलिटी है, वो कई बार पैकेज का पार्ट होती है। और नॉर्मली मतलब ब्रेकफास्ट तो होता ही होता है अलॉन्ग विथ रूम अकोमोडेशन। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई हम इसको खाने पीने की सर्विस बोलें या हम इसको होटल में स्टे की सर्विस बोले, बिकॉज यहाँ सर्विस तो दो हैं लेकिन दोनों अलग अलग है। होटल में रुकना एक अलग सर्विस है, वहाँ रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे हो वो अलग सर्विस है। हो सकता है दोनों का रेट ऑफ जीएसटी अलग अलग हो, तो हम क्या माने? तो दोस्तों ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेड है, इट इज अ ऑर्डिनरी प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेस कि होटल इस तरह का पैकेज बनाकर आपको देते हैं। तो जब होटल ऐसा पैकेज आपको बनाकर देंगे तो हम इसको कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ कंपोजिट सप्लाई। और यहां पर हम प्रिंसिपल वाले पार्ट को देखेंगे। बताओ प्रिंसिपल पार्ट क्या है? क्या आप होटल में इसलिए रुकने गए थे कि आपको वहां खाने को नाश्ता मिलेगा, या होटल में रुके थे इसलिए आपको नाश्ता मिला था? क्या मानोगे आप, मुझे बताओ। द आंसर इज हम होटल में खाना खाने नहीं गए थे। खाना खाने जाने के लिए होटल में रुकना क्यों जरूरी है? तो खा लो। आप होटल में रुके थे इसलिए आपको खाना मिला था। आप होटल में रुके थे इसलिए आपको खाना मिला था भाई, इसलिए खाना मिला था। तो यहां पर कंपोजिट सप्लाई है और आपको यहां प्रिंसिपल वाले पार्ट पर जाना पड़ेगा। और यहां पर दोस्तों प्रिंसिपल पार्ट क्या है मुझे बताओ। यहां पर प्रिंसिपल पार्ट क्या है? यहां पर प्रिंसिपल पार्ट है भाई साहब होटल में रुकना। यहां पर जो प्रिंसिपल पार्ट है वो है होटल में रुकना।
तो होटल में जो रुकना है ना वो मेन पार्ट है। तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, होटल अकोमोडेशन माना जाएगा। देखो ये कंपोजिट सप्लाई है, ठीक है, नेचुरली बंडल्ड है। ऐसे ही दोस्तों जब आप टूथपेस्ट कंपनी ऑफर करती है कि टूथब्रश के साथ में टूथपेस्ट फ्री मिलेगा, तो ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। आप टूथब्रश और टूथपेस्ट को अलग अलग बेच सकते थे, पर आपने नहीं बेचा, तो इसका मतलब भाई ये कंपोजिट नहीं है, ये मिक्स है, ये नॉट नेचुरली बंडल्ड है। तो इसमें फिर अपन देख लेंगे टूथब्रश और टूथपेस्ट में से हाईएस्ट रेट कौन सा है, वो हाईएस्ट रेट हम यहां पर लगाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, इट इज अ मिक्स सप्लाई। बाकी के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, और जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं भाई याद रखना, उनमें कुछ पॉइंट वैल्यू ऑफ सप्लाई के हैं, किसी क्वेश्चन में आईटीसी वाला मैटर है, किसी क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। जैसे मैंने आप लोगों को देखो कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं वो भी मैं बता दूं आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया आपको, ये स्काई लार्क वाला, इट इज़ वेरी गुड, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आईटीसी के बाद आप करोगे, एक आईटीसी चैप्टर है उसके बाद होगा ये क्वेश्चन, ये आप अभी नहीं करना। जैसे क्वेश्चन 21 ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के बाद होगा, मैंने लिखा भी है आफ्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये अभी नहीं होगा आपसे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी आईटीसी वाले चैप्टर के बाद होगा। अब इसमें क्या सप्लाई का भी पार्ट था तो मुझे यहाँ डालना पड़ा, तो आप टेंशन मत लेना, जब आईटीसी होगा उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। इसके अलावा जैसे ये वाला हमारा क्वेश्चन था, ये भी आईटीसी के बाद का है, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी आईटीसी के बाद होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ये प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद में होगा, जॉम्बी क्वेश्चन नंबर 17, ये भी अभी आपको नहीं करना है इसमें। बाकी लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, जो नहीं कराए हैं वो रेस्पेक्टिव चैप्टर के बाद ही मैं आपको कवर करा के चलूंगा। तो दोस्तों जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये हमारा लास्ट वीडियो है जो हम वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। इसके बाद का सारा कंटेंट आपको मेरी ऐप पर मिलेगा, मिथकांडल क्लासेस ऐप, जो आप एंड्रॉइड अगर आपकी प्ले स्टोर है वहां से डाउनलोड कर लेना। हाँ हर चैप्टर खत्म होने के बाद मैं उसका एक रिवीजन करवाऊंगा। जैसे मैंने सप्लाई चैप्टर खत्म किया है तो उसका पूरा एक रिवीजन मैं आपको करा के चलूंगा। वो रिवीजन वीडियो मैं जरूर अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। बाकी सारी क्लासेस अब आपको मेरी ऐप के थ्रू मिलेगी, और मेरे इस ऐप के ऊपर आप मोबाइल से भी देख सकते हो, आप उसको लैपटॉप से भी देख सकते हो। राइट, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करवाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, सारे क्वेश्चन आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। और जब आप लोग यहाँ से कोर्स खत्म करके जा रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने जो क्लास देखी उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। नॉट ओनली थेरेटिकल नॉलेज, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। जो मार्केट में प्रैक्टिस है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच। एक लास्ट में कुछ हमारा यहाँ पर पार्ट बचा हुआ है, एक बार देख लेते हैं उसको, ताकि फिर हम अपनी क्लास को खत्म कर सकें। ये वाला पार्ट है, ये एक छोटा सा पार्ट है, इसको खत्म कर लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है कई बार जॉइंट वेंचर पर, कि जॉइंट वेंचर को सर्विस माना जाए या नहीं माना जाए। जैसे 4 मेंबर है, उन्होंने एक जेवी करी जॉइंट वेंचर, जिसमें वो लोग 100 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे, टोटल 400 रुपया कलेक्ट होगा, और वो आपस में उसको अपने को सर्विस देंगे। तो यहाँ पर 400 रुपए की मशीन खरीदेंगे और फिर उससे वो ऑयल प्रोडक्शन करेंगे। एक एग्जाम्पल है, या आपने क्लब बनाया, 100 रुपए इकट्ठे करे, तो इसका सॉल्यूशन ये बताया गया कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जीएसटी, बिकॉज ऑपरेटिंग मेंबर इज नॉट कैरिंग आउट एन एक्टिविटी फॉर अनदर। मतलब यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर नहीं है, चारों लोग आपस में जेवी बनाकर पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और आपस में एक दूसरे को एक काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो मनी पेड हुई है मशीन के लिए, इट इज ओनली कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, बट यहाँ पर कोई भी आदमी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहा, तो इस पे जीएसटी लग ही नहीं सकता। ठीक है, इसको हम सप्लाई नहीं मान सकते। हाँ, लेकिन अगर व्हाट इफ कलेक्टिंग 400 द ऑपरेटिंग मेंबर देयर आफ्टर यूज इट्स ओन मशीन एंड परफॉर्म एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर कोई ऑपरेटिंग मेंबर होता और वो उस मशीन को यूज करता और वो उसके पैसे देता, ऑपरेटिंग मेंबर यूज ओन मशीनरी एंड देयरफॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, दिस इज बिकॉज ऑपरेटिंग मेंबर इज रिकवरिंग कॉस्ट अप्रोप्रिएट टूवर्ड्स मशीन। ठीक है, एंड सर्विस फ्रॉम अदर जेवी मेंबर्स इन देयर पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट रेशो। तो अगर एक आदमी
जो है 400 रुपया कलेक्ट करने के बाद उस मशीन को ऑपरेट करता है, चलाता है और पैसा लेता है, तो फिर ये सर्विस है दोस्तों। लेकिन अगर आप सब मिलकर कंट्रीब्यूट करते हो और मशीन खरीदते हो तो ये कोई सप्लाई नहीं है, ये तो मशीन खरीदना हो गया। लेकिन अगर आफ्टर कलेक्टिंग 400 द मेंबर देयर आफ्टर यूज इट्स ओन मशीन, भाई ए बी सी डी 4 लोग मिले, 400 रुपया इकट्ठा हुआ, ए ने अपनी मशीन काम में ली प्रोडक्शन के लिए, तो इसका मतलब ए सर्विस दे रहा है, ए सर्विस दे रहा है ताकि वो अपनी कॉस्ट को क्या कर सके, रिकवर। एक लास्ट पॉइंट और बता दूं, गुड्स आर मूव फ्रॉम द स्टेट टू अनदर स्टेट ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल का मतलब होता है पसंदगी के आधार पर, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। जैसे मैंने अपनी ज्वेलरी जो थी दिल्ली से मुंबई भेजी, मेरे किसी बायर को, मैंने कहा भाई पसंद आवे तो रख लेना, ना पसंद आवे तो लौटा देना। ऐसा होता है, ऑनलाइन शॉपिंग में भी होता है। तो जब मूवमेंट होगा विद इन अ सेम स्टेट और अनदर स्टेट, डिलीवरी चलान, तो वैसे तो ये हो सकता है भाई एक बार सेल मान लो और फिर हम उसको सेल्स रिटर्न ट्रीट कर लेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो बिना बिल के भी उसको भेज सकते हो, क्योंकि ये हमारा कोई रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन तो है नहीं। तो यहाँ पर जो भी मूवमेंट होगा, चाहे वो सेम स्टेट में हो या अनदर स्टेट में हो, तो हम यहाँ पर एक डिलीवरी चालान बनाएंगे, क्योंकि यहाँ इनवॉइस तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो पसंदगी के आधार पर है, सामने वाले को पसंद आएगा तब बनेगा बिल। और साथ में एक ई वे बिल बनेगा। अब ये डिलीवरी चालान क्या होता है, ये ई वे बिल क्या होता है, ये मैं आपको जीएसटी में जो आगे चलकर इनवॉइस वाला चैप्टर है वहां समझाऊंगा। एक्चुअल में जीएसटी तब लगेगा जब मुंबई में सामने वाला कस्टमर उसको पसंद कर लेगा कि हाँ जी मुझे ज्वेलरी पसंद है, तब आप इसको सेल मानकर बिल बनाओगे। अच्छा, इसका सेल का बिल आप इंट्रा का बनाओगे या इंटर का? दोस्तों सोच समझकर बताना, इंट्रा का बनाओगे या इंटर का बनाओगे? दोस्तों सप्लायर की लोकेशन दिल्ली है, सप्लाई मुंबई में हुई है, तो जब सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दो डिफरेंट स्टेट और यूटी में होती है, तो हम इसको इंटर स्टेट मानते हैं, और भाई साहब हम इसके ऊपर आईजीएसटी लगाते हैं। तो यहां पर जो दोस्तों लगेगा ना, वो आईजीएसटी लगेगा। तो द डिडक्शन क्लैरिफिकेशन वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स सप्लाइड अंडर सिमिलर सिचुएशन। समझ में आ गई आपको बात? तो अगर आप एग्जीबिशन में लेकर जा रहे हो या आप उसको सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पर लेकर जा रहे हो, तो जब सामने वाला उसको सेल मान लेगा, पसंद कर लेगा, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेल। हाँ, ऑनलाइन में क्या होता है कि वो लोग हमें बिल बनाकर दे देते हैं ये मान के भाई सेल हो गई, लेकिन जब पसंद नहीं आता तो फिर उसको सेल्स रिटर्न माना जाता है और वहां डेबिट और क्रेडिट नोट बनाया जाता है, तो वो एक अलग इशू है। वो मैं आपको इनवॉइस वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये हमारे दोस्तों नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, सप्लाई चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूरा रिवीजन करवा दूंगा और फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चार्ज ऑफ जीएसटी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो, अरे जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों।